नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने कहा था आरओ व ईओ की जो भर्ती है उसमें पार्ट नंबर जो बी है, उस बी वाले पोर्शन को मैं हमारे YouTube चैनल पर निःशुल्क करवाने वाला हूं। और उसी कड़ी के अंदर हमने 2 वीडियो पहले हमने डाल दिया। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नगरपालिका जो एक्ट है, पार्ट नंबर बी का जो नगरपालिका एक्ट है, उसमें टोटल धाराएं कितनी हैं, अध्याय कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, कौन से अध्याय में कितनी धाराएं हैं, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, हमारे सिलेबस के अंदर जो टोटल 17 अध्याय हैं उनमें से कौन कौन से हमें अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, क्या सभी 17 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, नहीं पढ़ने पड़ेंगे, केवल हमें 9 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे। इसी के देखते हुए कल वाला जो वीडियो था उसके बारे में मैंने बताया था नगरपालिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि जो नगरपालिका शहरी निकायों में स्थापित होती है, इतनी बात हमने कर ली थी। और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारत में और राजस्थान में, उसकी हमने विस्तृत चर्चा कल की थी। एक बार आप सबको बताता हूं, आप लोग कमेंट करके आंसर देना कि भाई जो भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की जो स्थापना हुई थी या शहरी निकाय की जो शुरुआत हुई थी भारत में, वह कहां पर हुई थी। तो ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले शहरी निकाय की शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी आपके मद्रास के अंदर। और उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि नगरपालिका का दर्जा भारत में सबसे पहले किसे दिया गया था, तो भारत में सबसे पहले नगरपालिका का दर्जा मुंबई व कोलकाता को 1726 ईस्वी में दिया गया था। यह भी आपको हमने इसके बाद में मैंने आपको कहा कि भाई राजस्थान के अंदर शहरी निकाय की स्थापना सबसे पहले कहां हुई थी, माउंट आबू में हुई थी 1864-65 ईस्वी के अंदर, जहां पहली नगरपालिका स्थापित हुई थी। और माउंट आबू के बाद में राजस्थान में दूसरी नगरपालिका थी, वो अजमेर में स्थापित हुई थी 1866 ईस्वी के अंदर। और जो तीसरी नगरपालिका बनी थी वह अजमेर का एक छोटा सा कस्बा है ब्यावर, वहां पर नगरपालिका बनाई गई थी 1867 ईस्वी के अंदर। और जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसमें नगरपालिका का जो गठन हुआ था वह 1869 ईस्वी में हुआ था। और नगरपालिका या नगर निकायों के लिए सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में कोई अधिनियम बना था, तो बना था 1951 का अधिनियम, जिसे 1959 में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और 1959 में समाप्त करने के बाद नगर निकाय अधिनियम 1959 लाया गया, जिसके तहत कार्य चला। अब उसमें सारी बातें हमने पढ़ ली थी कि क्या क्या बातें हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह नगरपालिका के अध्यायों से हम चर्चा करेंगे। आज मूल सिलेबस के ऊपर हम आ चुके हैं। अब हम बात करें अध्याय नंबर 5 की, तो अध्याय नंबर 5 में सिलेबस है। अरे क्या है सिलेबस, ध्यान रखना भाई। अध्याय नंबर 5 में क्या है, परिभाषा, अध्याय नंबर 5 में परिभाषाएं हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अर्थात नगरपालिकाओं की स्थापना छावनी बोर्डों को छोड़कर हर जगह की जा सकती है, ऐसी परिभाषा लिखी गई है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब काका और अपनी बात आवे अध्याय नंबर 2 में। अब अध्याय नंबर 2 अपना सिलेबस में बैठे हुए ढंग सुन, तो मैं यही कहना यही है कि अध्याय नंबर 2 में 50 धाराएं हैं टोटल। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। अब देखो भाई, अध्याय नंबर 2 क्या होता है। अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। अब अध्याय नंबर 2 में धाराएं कौन कौन सी आती है, तो ध्यान रखना, यही सबसे पहला प्रश्न बन गया कि अध्याय 2 में कौन कौन सी धारा आती है। धारा 3 से 51 तक, धारा 3 से 51 तक की जो धाराएं हैं वो किसमें आएगी, अध्याय नंबर 2 में। पहला प्रश्न तो यही बन गया कि धारा 2 में सम्मिलित धाराएं, अध्याय 2 में सम्मिलित धाराएं हैं, तो धारा 3 से लेकर 51 तक की धाराएं जो है अध्याय नंबर 2 में शामिल है। आज हम 3, 4, 5 से पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा पार्ट अपने नहीं बनाने वाले हैं, केवल आधे घंटा 30 मिनट 40 मिनट का हम वीडियो बनाने वाले हैं। आज हम बात करते हैं धारा नंबर 3। अगर सब लोगों को दिख रहा है तो एक बार बताइए कि हाँ मुझे वास्तव में दिख रहा है। तो धारा नंबर 3 की बात करते हैं। जो नगरपालिकाएं होती हैं उनके परिसीमन की बात की गई है। तो धारा नंबर 3 में क्या कही गई भाई, नगरपालिकाओं का परिसीमन करना। अब आप कहोगे सर परिसीमन क्या होता है, नगरपालिका के क्षेत्र को बढ़ाना, नगरपालिका के क्षेत्र को घटाना, 2 नगरपालिकाओं को मिलाकर उनका समामेलन करना, एक नगरपालिका के टुकड़े करके दूसरी नगरपालिका में मिलाना, कोई ग्राम पंचायत का भाग है या कोई नगर परिषद का भाग है, उस नगर परिषद से तोड़कर नगरपालिका में शामिल करना, एक नगरपालिका के पार्ट को तोड़कर दूसरे भाग नगर परिषद में या नगर निगम में मिला देना। ये सब किस में आता है, धारा नंबर
3 में बोले तो नगर पालिका का परिसीमन। तो पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। बड़े आराम से पढ़ाने वाला हूं, एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाला हूं, आपको इसी वीडियो में याद करवाने वाला हूं। ध्यान देना, पहला प्रश्न आपका क्या आ सकता है कि नगर पालिकाओं का परिसीमन किस धारा के या किस अध्याय में किया जाता है। तो नगर पालिकाओं का परिसीमन अध्याय नंबर 2 की धारा 3 के तहत किया जाता है। अब परिसीमन करने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। पहली जो प्रक्रिया होती है, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना। ध्यान देना, ये प्रश्न क्या है कि अगर हमें नगरपालिका का परिसीमन करना है तो सबसे पहले कौन करती है? राज्य सरकार। ध्यान देना, नगर पालिकाओं का परिसीमन किस धारा के तहत किया जाता है? धारा नंबर 3 के तहत। कौन से अध्याय में वर्णित है? अध्याय नंबर 2 में। कौन करता है? राज्य सरकार। गजट बोले तो अधिसूचना, गजट जिसे हम राजपत्र बोलते हैं, नोटिफिकेशन जारी करके अतः गजट जारी करके नगरपालिका का गठन किया जाता है। तो अब मैं कहूं कि साधारण समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मेल के माध्यम से क्या नगरपालिका गठन किया जा सकता है? क्या नहीं, जब तक राज्य सरकार के राजपत्र बोले तो गजट के अंदर ये प्रकाशित नहीं होगा कि हाँ फलाना फलाना जगह पर हम नगरपालिका को विकसित कर रहे हैं, नगरपालिका क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं, नगरपालिका को हटाकर नगर परिषद बना रहे हैं, नगर परिषद के भाग को काटकर नगरपालिका बना रहे हैं। जब तक राज्य सरकार के गजट राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता है तब तक ये चीज नहीं मानी जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात आती है, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? 2। कौन सी धारा पढ़ रहे हैं? 3। क्या है धारा 3 में? नगर पालिकाओं का परिसीमन। सर परिसीमन कैसे, किसके द्वारा जारी होता है? राज्य सरकार के द्वारा। सर कैसे? गजट के माध्यम से। गजट सब जानते हो, राजपत्र के माध्यम से ऐसा बड़ा सारा पूरा का पूरा पेज हो जाता है, उस राजपत्र में लिखा होता है। अब उसमें क्या क्या वर्णित होता है देखो, कब कब स्थापित होती है? किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करना है, ये परिसीमन में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है और उसको नगरपालिका बनाना है तो वह किस धारा, वह किस अध्याय के तहत बनाया जाएगा, वह किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, अध्याय नंबर 2 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार गजट के माध्यम से किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर सकती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगली बात आती है सीमाओं में परिवर्तन और 2 नगरपालिकाओं का समामेलन करना। या तो हम इस नगरपालिका परिसीमन के माध्यम से किसी नगरपालिका का, अरे काका और मेरी बात सुनो, 2 खेत है, एक खेत ए नंबर को और एक खेत बी नंबर को, बड़ी ध्यान रखियो। यो क्या कहते हैं? सीमा में परिवर्तन। इसकी सीमा यहाँ तक आती है ना, यहाँ तक आती है। अब यहाँ बीच में जगह है, अब ये जो बीच में जगह है ना, इस वाले पार्ट में क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, इस वाले पार्ट में ये जगह है। अब ये जगह तो किसकी है? इसकी। और ये किसकी है? तो यहाँ क्या सीमा में परिवर्तन कर दिया, इस ए की सीमा को बढ़ाकर यहाँ तक कर दिया और बी की सीमा जहाँ थी वहीं कर दिया। ठीक, परिवर्तन कर दिया। 2 नगरपालिकाओं का समावेदन, या इन दोनों को क्या कर दिया गया? समामेलन कर दिया। दोनों को मिलाकर क्या कर दिया? ए ही कर दिया। तो ये क्या है? परिसीमन। अगर 2 नगरपालिकाओं को जोड़कर समामेलन करना किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा नंबर 3 के अंतर्गत। कौन से अध्याय में आता है? अध्याय नंबर 2 में। तो मैंने क्या कर रहा हूं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हो किसके तहत? धारा नंबर 3 के तहत। 2 नगरपालिकाओं का समावेलन कर सकते हो या विभाजन कर सकते हो। एक नगरपालिका थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हो गया, इसको बढ़ाकर क्या कर सकते हो? 2 कर सकते हो, एक का पार्ट कर सकते हो ए और एक का कर सकते हो बी। पहले क्या थी? एक ही थी, अब उसका क्या कर दिया? विभाजन कर दिया ए और बी के माध्यम से। ये किस धारा के तहत किया जाता है? धारा नंबर 3 के तहत। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या? तो कमेंट करके बताओ, क्या देख रहे हो वैसे? करो कमेंट। हाँ आओ, नगर पालिका परिसीमन। अरे भाई डरो मत, नो टेंशन रहो। गुदरी अगर जो भी सो रहे हो ना, गुदरी पे सो रहे हो, कहीं भी सो रहे हो, आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। लेकिन तुम लोग ध्यान दो भी, नगर पालिका परिसीमन किस अध्याय में किया जाता है? दूसरे अध्याय में। कौन सी धारा में किया जाता है? धारा नंबर 3 के अंदर। अब परिसीमन किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। क्या जारी करके? राजपत्र जारी करके। राजपत्र क्या होता है? इंग्लिश में गजट बोला है, इंग्लिश का अंग्रेजी वाला और ठीक है। अब कैसे किया जाता है? किसी स्थानीय क्षेत्र की, कोई स्थानीय क्षेत्र है उसको नगरपालिका घोषित कर दोगे। कैसे कर दोगे? गजट जारी करके। कोई 2 नगरपालिकाएं हैं उसको एक समामेलन कर दोगे, एक नगरपालिका को 2 कर दोगे, विभाजन करके भी क्या कर सकते हो? परिसीमन। सम्मिलित करना,
एक तो समामेलन करना, मिला देना, एक सम्मिलित कर देना। समामेलन क्या होता है कि इस समामेलन को समझा देता हूं मैं आपको। ये दो नगर पालिकाएं थी, अब इस नगर पालिका का, ये छोटी है ना और ये बड़ी है ना, तो इस छोटी वाली नगर पालिका के थोड़ा सा क्षेत्र इसने क्या कर लिया, यहाँ काट कर इसको मिला दिया गया। मिलाया कि नहीं मिलाया? तो देखो आराम से, ये आपकी एक नगर पालिका है और ये आपकी छोटी नगर पालिका है। तो इस नगर पालिका के क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, बढ़ाकर क्या कर दिया, इस नगर पालिका के क्षेत्र को बढ़ाकर ये कर दिया गया। तो ये समामेलन कर दिया गया कि नहीं किया? तो यहाँ ध्यान रखना, ये जो नगर पालिका थी वो यहाँ तक शामिल हो गई, पहले यहाँ तक थी अब यहाँ तक शामिल हो गई, तो समामेलन करना। और एक होता है विभाजन, दोनों को अलग अलग कर देना। कोई एक नगर पालिका बनी हुई थी, देखो ये एक नगर पालिका थी, देखो मैंने अभी बताया था, इसके दो पार्ट कर दिया, ए और बी, ये किस में आ गया, इसमें सम्मिलित कर देना। दो नगर पालिकाएं एक अलग अलग है, इसको अगर हमें सम्मिलित करना है, इसको अगर हमें सम्मिलित करना है तो किसके माध्यम से करेंगे? देखो ये मैंने सम्मिलित कर दिया, ये आया कि नहीं आया? दोनों को एक कर दिया तो ये किस में आया? सम्मिलित कर देना। अपरजन अथवा हटा देना, अर्थात किसी क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से हटाकर किसी दूसरी जगह में जोड़ देना है। कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे, अर्थात अब जो कोई भी स्थानीय क्षेत्र है वो नगर, क्या कर रहा है, कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगरपालिका नहीं रहे, उससे ध्यान रखना। अगर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी स्थानीय क्षेत्र है उसको आपने नगरपालिका बना दिया, तो ध्यान रखना वह स्थानीय क्षेत्र है ना, अब ना तो वहाँ ग्राम पंचायत होगी ना और कुछ रहेगा, वो नगरपालिका हो जाएगी। और अगर आपने किसी नगरपालिका के भाग को नगरपालिका से अपरजन कर दिया, हटा दिया, तो उसका कोई सा भी क्षेत्र नगरपालिका में नहीं आएगा, फिर वो अलग जो आपने गठित किया राजपत्र के माध्यम से, गजट के माध्यम से सरकार ने जो किया है वही रहेगा। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना। ये चीज़ आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? कि अध्याय नंबर 2 की धारा 3 में नगरपालिकाओं का परिसीमन होता है। नगरपालिका में क्या होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका घोषित कर देना, दो नगरपालिकाओं को एक सम्मिलित कर देना है, दो नगरपालिकाओं में से किसी एक की सीमा को बढ़ाना, एक की सीमा को घटाना, ये भी परिसीमन में आता है। और मैंने क्या कहा, एक नगर पालिका है उसका अलग अलग विभाजन कर देना, ये सब किस में आता है? परिसीमन में। अगली बात चलती है, अगली स्लाइड अपन चलते हैं। यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि जो परिसीमन होता है, क्षेत्र या उसके अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन नियत, अगर आप मान लीजिए, मेरी बात को समझना, ढंग से समझना, ये आपका क्षेत्र है नगरपालिका पहले वाला और ये क्षेत्र है आपका दूसरे वाला। आपने क्या किया, इस क्षेत्र के इतने से हिस्से को, ध्यान रखना, इस क्षेत्र के इतने से हिस्से को किस में शामिल कर लिया? इस नगरपालिका में शामिल कर लिया। पहले नगरपालिका इतनी सी थी, अब नगरपालिका बढ़कर कितनी हो गई? बड़ी हो गई। तो ये क्या कर रहा है, क्षेत्र या उसके अतिरिक्त क्षेत्र के सदस्यों को, अब ये अतिरिक्त क्षेत्र आया कि नहीं आया? मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ये अतिरिक्त क्षेत्र है कि नहीं है? उस सदस्यों के निर्वाचन नियत 3 दिन 6 महीने के भीतर अवधि में करवाया जाए। अब आप क्या करोगे, इस नगरपालिका में इस जगह के सदस्यों को भी लोगे। अब यहाँ पर 1 देते हो, 2 देते हो, जैसे न्यूनतम सदस्य नगरपालिका में कितने होने चाहिए? नगर निकाय के अंदर 13 पहाड़ होने चाहिए। अब यहाँ क्या कर रहे हो आप, इस चीज को आप इसमें शामिल कर लिए। तो ध्यान रखना, अगर किसी नई नगरपालिका में किसी स्थानीय क्षेत्र को आपने शामिल किया है, तो उस शामिल क्षेत्र के अंदर जितने भी वार्ड है ना, उन वार्ड के सदस्यों का चुनाव 6 माह की अवधि में हो जाना चाहिए। ये बात भी किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा नंबर 3 में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी नई नगरपालिका में किसी नए क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र की सीमा को मिलाया गया है, तो स्थानीय क्षेत्र के सम्मिलित वार्ड सदस्यों का चुनाव कितने माह के भीतर होना जरूरी है? 6 माह के भीतर उन सदस्यों का चुनाव होना जरूरी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आगे की बात करते हैं। ऐसे नवीन नगरपालिका, अब मैंने कहा ना, किसी एक स्थानीय क्षेत्र को आपने बना लिया और वह नगरपालिका क्या बन गई? नई नगरपालिका। तो यही तो कह रहा है कि ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम, कौन सा? नगरपालिका अधिनियम 2009 वाला, नई नगरपालिका अधिनियम, यदि इस अधिनियम के अधीन सबसे पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो तब तक बनी रहेगी जब तक कि मूल नगरपालिका बनी रहे। क्वेश्चन समझो, ऐसी नवीन नगरपालिका यदि इस अधिनियम के अधीन पहले विघटन नहीं कर दिया जाए, उसको पहले विघटित नहीं किया जाता है, वह तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगरपालिका बनी रहती है। समझ में आया?
एक नगर पालिका है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा वापस बताता हूँ मैं आपको, वापस आ जाओ। यहाँ क्या कह रहा है, ये नगर पालिका है, एक नगर पालिका ये है, आपने किसी एक के क्षेत्र को यहाँ अपनाया गया है, तो इसका विघटन तब तक नहीं होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत विघटन नहीं कर दिया जाए तब तक बनी रहेगी जब तक मूल नगर पालिका नहीं। अब ये पूरी की पूरी मूल नगर पालिका दोनों आपस में ना बन जाए ना, तब तक ये सदस्य यहीं रहेंगे, यहाँ उठकर नहीं आएंगे, और ना ये नगर पालिका इन सदस्यों को अपनी ओर शामिल करेंगे, और ना ही ये नगर पालिका अपने इन सदस्यों को इनके पास भेजेगी, और ना ही ये इनके वो लेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? धारा नंबर 3 के अंतर्गत। जो भी चीज समझ में नहीं आती है एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और ये वाली लाइन आपके लिए उपयोगी नहीं है। आगे देखो, नगरपालिका की सीमाओं में परिवर्तन, नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तन सीमाओं, या तो नगरपालिका की सीमाएं या कोई परिवर्तन करने के बाद बनी सीमाओं को परिनिश्चित करने वाली सीमा चिन्ह कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाएंगे तथा अपने खर्च परिनियमित या स्थापित करवाकर असुरक्षित रखे जाएंगे, अनुरक्षित रखे जाएंगे। ये क्या कह रहा है, समझो आराम से, कि नगरपालिका सीमाओं, ये नगरपालिका है, अब इसकी सीमाओं या परिवर्तन सीमाएं, अब इस नगरपालिका की सीमा ये थी, अब इस क्षेत्र को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ध्यान दो, इस क्षेत्र को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ये नवीन सीमा बना दी गई। बनाई कि नहीं बनाई? तो क्या कर रहा है, नगरपालिका की सीमाओं या परिवर्तन सीमाओं को परिनिश्चित करने के लिए, इसको निश्चित करने का अधिकार किसके पास है? कलेक्टर को। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई नगरपालिका है और नई नगरपालिका की जो सीमाओं का निर्धारण होता है उनको निश्चित करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? कलेक्टर या उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा ही ये निश्चित किया जाएगा कि हाँ ये इसकी सीमा है, अनुमोदन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो नई नगरपालिका जो गठित हुई है और पुरानी नगरपालिका को तोड़कर नई नगरपालिका जो गठित हुई है, या दो नगरपालिकाओं को मिलाकर एक नई नगरपालिका मिली है, या एक नगरपालिका को तोड़कर दो नगरपालिकाएं बनाई गई है, तो उनकी सीमाओं का अनुमोदन या तो कलेक्टर करता है या कलेक्टर के द्वारा अनुमोदन कोई ही प्राधिकारी बोले तो अधिकारी करता है। नहीं समझ में आया क्या? अगर कोई एक नगरपालिका को विखंडित करके दो नगरपालिका बनाई गई है तो उसकी सीमाओं का निर्धारण कलेक्टर करता है तथा उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी कौन? अधिकारी करता है। बोलो समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। नगरपालिका निधि का अतिशेष राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, कि नगरपालिका जो निधि व्यय है, अतिशेष उसके पास जो जगह है राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, और उनके आगम यदि कोई हो तो राज्य सरकार के आदेशों के अधीन। उसे छोड़ो, कोई बात नहीं है, छोड़ो इस बात को। जब स्थानीय क्षेत्र में नगरपालिका ना रहे तब तक नगरपालिका में निहित नगरपालिका निधि तथा अन्य संपत्तियों और अधिकार ऐसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों में निहित हो जाएंगे। अगर कोई क्षेत्र था स्थानीय क्षेत्र, वह नगरपालिका अब नहीं रहा, उसको समाप्त कर दिया गया है, तो उस नगरपालिका के जो पूरे नियम थे, उनका जो क्या क्या कार्य थे, वो सारे के सारे नियम, उनकी निधि, उनका व्यय, सब कुछ वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके अंडर में आ जाते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात यहाँ एक बात आप समझ लो, नगरपालिकाओं का परिसीमन अनुच्छेद अध्याय 2 की धारा 3 के तहत किया जाता है। अब परिसीमन में किसी नगरपालिका की सीमा को बढ़ाना होता है, घटाना होता है, नई नगरपालिका गठित करनी होती है, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका में शामिल करना होता है, किसी नगरपालिका को क्षेत्र को हटाकर किसी स्थानीय क्षेत्र में शामिल करना होता है। ये सारी की सारी बातें किस में आती है? धारा नंबर 2 में। और अगर कोई नई नगरपालिका गठित कर रही हो तो उसकी सीमाओं का निर्धारण या अनुमोदन करने की शक्ति कलेक्टर के पास होती है, और कलेक्टर अगर नहीं करे तो उसके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी कर सकता है। या मैंने आपको कहा कि अगर कोई स्थानीय क्षेत्र है वो अब नगरपालिका नहीं रहा है तो उसकी जो निधि है, उसका जो व्यय है, उसका जो खर्च है, उसके जो कार्य हैं, उसकी जो नीति है, उसके जो कानून है, वो सारे के सारे किसके अंडर में आ जाते हैं? स्थानीय प्राधिकारियों के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। आगे की बात करते हैं। जब कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडार गृह या उद्योग कार्यभार का स्थान 2 या 2 से अधिक परस्पर, देखो ये क्या कर रहा है, जब कोई आवास गृह, आवास का मतलब रहने वाला घर है, विनिर्माणशाला, भंडार गृह, उद्योग कारोबार वाला क्षेत्र का स्थान 2 या 2 से अधिक परस्पर नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित है। कि कोई आवास है,
एक ये आवास है जिसका नाम है राम आवास। क्या नाम है? राम आवास। अब ये राम आवास इतना सा तो किस में आता है? चोमू की नगर पालिका में आता है। और ये इतना सा किस में आता है? ये आपके जैसे मान लो कोई सा भी मान लो रेनवाल की नगर पालिका में आता है। तो यही तो कह रहा है कि कोई आवास है या कोई निर्माण गृह या कोई भंडार गृह या कोई उद्योग कारोबार है, दो या दो से अधिक परस्पर नगर पालिका क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित है। तो मैंने कहा राम नाम का एक उद्योग क्षेत्र मान लो, भंडार गृह मान लो, आवास गृह मान लो, कोई सा भी है जो चोमू तथा रेनवाल की नगर पालिकाओं में, दो नगर पालिकाओं में सम्मिलित है, तब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना, तब क्या करती है? जो राज्य सरकार है वो राजपत्र बोले तो गजट, राजपत्र बोले तो गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी नगरपालिका क्षेत्र घोषित कर सकेगी जिसके अंतर्गत उपरोक्त को सम्मिलित किया हुआ समझा जाए। अब ऐसी स्थिति में राज्य सरकार फैसला ले सकती है और राजपत्र बोले तो गजट जारी करके कह सकती है कि ये जो राम नाम का आवास मान लो, विनिर्माणशाला मान लो, भंडार गृह मान लो या उद्योग कारोबार मान लो, कोई सा भी मान लो, ये चोमू रहेगा या रेनवाल रहेगा, ये निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार गजट के माध्यम से अधिसूचना जारी करके इसको क्लियर कर देती है। फिर आप में से दो में से एक रख सकते हैं या दोनों रखना है तो राज्य सरकार के ऊपर निर्धारण करता है। समझ में आ गया होगा ये किस धारा में है? क्वेश्चन कैसे आएगा? यदि कोई एक उद्योग कारोबार क्षेत्र दो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में आता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या कदम उठाना होगा? राज्य सरकार द्वारा गजट पेश करके या राजपत्र के माध्यम से उस क्षेत्र को किसी एक नगर पालिका क्षेत्र को एक नगर पालिका के अधिकार में दे देना। ये किसका कार्य होता है? राज्य सरकार में। कौन से अध्याय के अंदर वर्णित है? ये अध्याय 2 में। कौन सी धारा में वर्णित है? धारा नंबर 3 में। ठीक है, बहुत बड़ी धारा है ये। आगे देखो, अब एक आता है, यहां आपको दिख रहा होगा, अब एक है भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 243 क्यों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 243 क्यों। 243 क्यों बोल दो या थ से थन बोल दो। 243 क्यों? भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 क्यों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम कौन सा हो गया? 2009। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकायों का गठन राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार हुई थी। तो 19 फरवरी 2021 को जारी हुई थी। 19/2/2021 को जारी अधिसूचना के आधार पर किसी नगर निकाय के, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो की स्थापना क्या है? वापस समझ लो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों या थ में वर्णित धारा नंबर 3, नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा नंबर 3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 19 फरवरी 2021 में एक अधिसूचना जारी की गई है और उस अधिसूचना के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई नगर पालिका का गठन करना है, नगर निकाय का गठन, नगर परिषद का गठन करना है या नगर निगम का गठन करना है तो ये उसके लिए प्रादुर्भाव अर्थात उसके लिए ये क्षेत्र होने चाहिए, उसकी ये जनसंख्या होनी चाहिए, उसके ये कार्य होनी चाहिए, उसमें इतने व्यक्ति होने चाहिए। ये चीज किसने डाली है? नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जो कब हुई थी? 19 फरवरी 2021 को। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यों तय के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत 19 फरवरी 2021 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि अगर किसी क्षेत्र में नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना करनी है तो उसकी ये शर्तें होनी चाहिए। अब समझ में आया? आओ, पहली आ रही है अपनी क्षेत्र की जनसंख्या, देखो। दूसरी आ रही है जनसंख्या का घनत्व। ये क्या है? ये 1 मिनट देखता हूँ। हाँ, ये वृहत क्षेत्र नगर निगम आ गया है। देखो, वृहत शहरी क्षेत्र, बड़ा शहरी क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? नगर निगम। अगर आपको किसी शहर के अंदर, कोई बड़े शहर में नगर निगम की स्थापना करनी है तो उसके लिए 5 बिंदु आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला बिंदु है उसका जो जनसंख्या घनत्व है, या ऐसे मान लो 5 लाख से अधिक जनसंख्या उसके पास होनी चाहिए और संभाग मुख्यालय पर होना चाहिए। नगर निगम पहली बात तो संभाग मुख्यालय पर स्थापित होता है और उस किसी शहर के अंदर या किसी बड़े शहर में नगर निगम की स्थापना करनी है तो उसके लिए 5 लाख से अधिक की जनसंख्या
जनसंख्या होनी चाहिए। और उस जहाँ पर आप नगर निगम की स्थापना कर रहे हो उस जगह का या उस शहर का जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। कितना? 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर है तो वहाँ पर आप नगर निगम की स्थापना कर सकते हो। स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व स्रोत औसत प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए? 500 प्रति व्यक्ति। ये कब जारी किया गया? 19 फरवरी 2021 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि अगर आप कोई नगर निगम बनाना चाहते हो, नगर परिषद बनाना चाहते हो या नगर निकाय बनाना चाहते हो तो उसके लिए नगर निगम के लिए तो क्या होना चाहिए? अधिकतम 5 लाख से या 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। और जहां आप स्थापित करे हो वो एक संभागीय मुख्यालय होना चाहिए। और संभागीय मुख्यालय हो या कोई भी एक नगर हो, वहां की जनसंख्या का प्रति घनत्व कितना होना चाहिए? 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और अगर स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व स्रोत जो प्रति व्यक्ति होता है ना, वो कितना होना चाहिए? 500 व्यक्ति प्रति व्यक्ति होना चाहिए। कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, इसको वेरी मोस्ट कर लो। नगर निगम स्थापित करने के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 50 या उससे अधिक या 50 उससे कम हो सकता है। क्या ऑप्शन में अलग अलग आएंगे? तो ध्यान रखना, नगर निगम स्थापित करने के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 50% या उससे अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उससे कम होगा तो नगर निगम की स्थापना नहीं हो सकती। आर्थिक महत्व एवं शहरी विकास की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी इसके अंदर हो सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो आप देख लेना। इसमें आता है लघु शहरी क्षेत्र। हमने क्या पढ़ा? पहले तो क्या पढ़ लिया? नगर निगम। पहले हमने क्या पढ़ लिया? नगर निगम। वापस बता दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो आप। नगर निगम स्थापित करने के लिए पहली बात तो एक संभागीय मुख्यालय पर होना चाहिए। अधिसूचना 2021 के अनुसार बता रहा हूँ, जिसमें अधिकतम 5 लाख या 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। उस क्षेत्र का प्रति व्यक्ति घनत्व 1000 होना चाहिए। और वहाँ प्रति व्यक्ति आय है ना वो 500 रुपये होनी चाहिए। और कृषि तथा उससे अलग ही जो नियोजन व्यय होता है वो 50 या 50 से अधिक होना चाहिए। अगर आप नगर परिषद की स्थापना करना चाहते हो तो उस जगह की जनसंख्या या तो 1 लाख होनी चाहिए, किंतु 5 लाख से कम होनी चाहिए। वो नगर निगम संभागीय मुख्यालय पर होता है या जिला मुख्यालय पर स्थापित होता है। नगर परिषद जिला मुख्यालय पर स्थापित होती है, उसके लिए 5 लाख की जनसंख्या या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके लिए 1 लाख की जनसंख्या या 5 लाख से कम। 1 लाख की जनसंख्या तथा 5 लाख से कम है ना, तो ही आप नगर परिषद स्थापित कर सकते हो। देखो 5 लाख से अधिक हो गया तो नगर निगम हो जाएगा, और 1 लाख से कम हो गया तो क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। उसका जनघनत्व, नगर निगम के लिए जनघनत्व 1000 था, इसके लिए कितना है? 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व स्रोत वहां कितना था? 500 रुपये था, यहाँ कितना है? 200 रुपये प्रति व्यक्ति। कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में वहाँ कितना था? 50 या उससे अधिक था, यहाँ कितना है? 25 या उससे अधिक। तो ध्यान रखना, नगर निगम के लिए कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में 50 या उससे अधिक होना चाहिए, और नगर परिषद के अंदर 25 या उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये किस में आता है भाई? लघु शहरी क्षेत्रों के अंदर जो नगर परिषद स्थापित होता है उसकी बात कर रहे हैं। अब आता है संक्रमणशील क्षेत्र, बोले तो नगर पालिका। अगर आपको किसी क्षेत्र में नगर पालिका की स्थापना करनी है तो वहाँ जनसंख्या 10,000 से शुरू होनी चाहिए। 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या है तो वहाँ क्या होगा? नगर पालिका। 1 लाख से अधिक होते ही नगर परिषद, और 5 लाख से अधिक होते ही नगर निगम। तो 10,000 से 1 लाख की मध्य की जनसंख्या में आप क्या स्थापित कर सकते हो? नगर निगम, नगर पालिका स्थापित कर सकते हो। नगर निगम में जनसंख्या घनत्व कितना था? 1000। नगर परिषद में 500, और नगर पालिका में जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना होना चाहिए? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। वापस देखो, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से राजस्व स्रोत उधर 1000 था, फिर 500 आया, सॉरी पहले 500 था, फिर 200 आया, अब 10 रुपये प्रति वर्ग, 10 रुपये प्रति व्यक्ति अगर हो राजस्व स्रोत तो आप नगर पालिका की स्थापना कर सकते हो। देख लो, नगर पालिका में कोई व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, 10 रुपये है तो नगर पालिका की स्थापना हो सकती है। और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन 10% या उससे अधिक। नगर निगम में कितना था? 50 या उससे अधिक। नगर परिषद में कितना था? 25 या उससे अधिक। और नगर पालिका में कितना है? 10 या उससे अधिक। अगर आपके पास कृषि व अन्य क्रियाकलापों का नियोजन है तो वहां पर आप नगर पालिका का गठन कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। वापस एक बार और देख लेते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग नई चीज़ पढ़ रहे हो तो ये कोई नहीं ऐसे ही समझ में नहीं आने वाली है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
अध्याय नंबर 2 की धारा नंबर 3 पढ़ा रहा हूँ। और धारा 3 में क्या है, नगर पालिकाओं का परिसीमन क्या है। गुरुजी परिसीमन क्या होता है, किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका बना देना, किसी नगर पालिका का नाम परिवर्तन कर देना, किसी नगर पालिका की सीमा में परिवर्तन कर देना, दो नगर पालिकाओं को मिलाकर एक नगर पालिका, एक नगर पालिका के दो नगर पालिका बना देना, ऐसे सारा का सारी बातें हैं वो अध्याय नंबर 2 की धारा नंबर 3 में है। तो इसके बाद में हमने बात की थी कि भाई अगर किसी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका में सम्मिलित किया गया है तो जो क्षेत्र शामिल किया गया है उसमें जो सदस्य होंगे उन सदस्यों का चुनाव 6 माह के भीतर होना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। और अगर दो नगर पालिकाओं के मध्य कोई ऐसा आवास गृह है, देखो मैंने अभी बताया था, एक तो कलेक्टर वाली बता देता हूँ पहले कि अगर सीमाओं का अनुमोदन करना है तो कलेक्टर करता है या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी सीमाओं का निर्धारण करता है, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई आवास गृह है ना, हाँ, अगर कोई स्थानीय क्षेत्र था और वह नगरपालिका अब नहीं रहा, नगरपालिका पहले था अब नहीं रहा, तो उस नगरपालिका की क्या निधि होगी, क्या विधि होगी, उसके क्या कार्य होंगे, कैसे कौन करेगा, तो सारा का सारा स्थानीय अधिकारियों के ऊपर आ जाता है। और कोई आवास गृह है, कोई उद्योग कारोबार है, वो दो नगरपालिका या दो से अधिक नगरपालिका क्षेत्रों में आता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार गजट के माध्यम से पेश करके उस क्षेत्र को एक नगरपालिका के अधीन कर सकती है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो नगरपालिका अधिनियम 2009 है उसकी धारा नंबर 3 के अंदर वर्णित के अनुसार राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2021 को एक अधिसूचना जारी की है कि नगर निगम के लिए ये प्रावधान होने चाहिए, नगर परिषद के लिए ये शर्तें होनी चाहिए और नगर पालिका के लिए होना चाहिए। सबसे पहले नगर निगम जो होना चाहिए वो एक संभागीय मुख्यालय पर होना चाहिए और उसके लिए जो जनसंख्या निर्धारण है वो 5 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए और उसमें प्रति व्यक्ति जनघनत्व जो होना चाहिए वो 1000 होना चाहिए। राजस्व जो स्रोत होता है वो 500 रुपये प्रति व्यक्ति होना चाहिए और जो कृषि तथा उसके क्रियाकलापों में नियोजन का प्रतिशत 50 या उससे अधिक होना चाहिए। अगर नगर परिषद की बात करें तो 1 लाख की जनसंख्या तथा 5 लाख की जनसंख्या के नीचे हो तो नगर परिषद की स्थापना कर सकते हैं और उसके लिए प्रति जनघनत्व की बात करते हैं तो 500 व्यक्ति होने चाहिए। इसमें स्थानीय राजस्व स्रोत की बात करते हैं तो 200 व्यक्ति होना चाहिए और इसमें हमने बात की कृषि से भिन्न क्रियाकलापों के नियोजन में 50 या उससे अधिक होना चाहिए। नगर पालिका की मैंने आपको बताया 10,000 से लेकर 1 लाख तक की जनसंख्या है तो वहाँ आप नगर पालिका स्थापित कर सकते हो। उसके लिए 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहना जरूरी है। उसके लिए राजस्व व्यय प्रति व्यक्ति 10 रुपये होने चाहिए और उसमें कृषि से भिन्न क्रियाकलापों के नियोजन का प्रतिशत 10% या उससे अधिक होना चाहिए। अब देखो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार 3 स्थितियां आती है। एक स्थिति नंबर 1 होती है। अब स्थिति नंबर 1 क्या होती है, स्थिति नंबर 2 क्या होती है, स्थिति नंबर 3 क्या होती है, इसको मैं आपको आगे वाली एक स्लाइड के माध्यम से समझा देता हूँ। ये तीनों स्थितियां क्या होती है। अच्छा वो बना नहीं है अभी, चलो कोई ना, मैं वैसे ही समझा देता हूँ इसको आप, है ना। स्थिति नंबर 1 क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य की किसी क्षेत्र में नगरपालिका घोषित किए जाने पर नगरपालिका घोषित किए गए ग्राम पंचायत के क्षेत्र प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच या वार्ड पंच को निम्न प्रकार से समझा जाएगा। मेरी बात सुनो, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसी क्षेत्र को, राज्य सरकार है वो राज्य के किसी क्षेत्र को क्या कर रही है, नगर पालिका बना देती है। एक क्षेत्र को, ध्यान रखना, एक क्षेत्र को नगर पालिका, किसी ग्राम पंचायत के एक क्षेत्र को अगर नगर पालिका बना देती है राज्य सरकार, तो ध्यान रखना उस स्थिति के अंदर उस नगर पालिका का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य कौन होंगे। तो जो ग्राम पंचायत को जो नगर पालिका का दर्जा मिला है उस ग्राम पंचायत का सरपंच तो क्या होगा, चेयरमैन, उप सरपंच क्या होगा, वाइस चेयरमैन, और उस ग्राम पंचायत के सदस्य क्या होंगे, नगर पालिका के वार्डों के सदस्य होंगे। यही बात इसमें बताई गई है चरण नंबर 1 में। वापस देख लो कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य के किसी क्षेत्र में नगर पालिका घोषित किए जाने पर नगर पालिका घोषित किए गए ग्राम पंचायत के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, अब ग्राम पंचायत को शामिल किया है ना, तो उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले सरपंच, उप सरपंच एवं वार्ड पंच को निम्न प्रकार, सरपंच को क्या समझा जाएगा, अध्यक्ष, उप सरपंच को क्या समझा जाएगा, उपाध्यक्ष, और वार्ड पंच को क्या समझा जाएगा, वार्ड पंचों का सदस्य समझा जाएगा, वार्डों का सदस्य समझा जाएगा। कब, जब एक ही ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से नगर पालिका में मिला लिया गया हो तो। आओ क्या हो गया, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2 कहाँ गई,
ये देख लो एक बार, नगर पालिका क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र से एक से अधिक ग्राम पंचायत। ध्यान रखना ये क्या कह रहा है कि अगर किसी नगर पालिका क्षेत्र जो घोषित आपने किया सरकार के द्वारा, किसी क्षेत्र को जो सरकार के द्वारा, आराम से समझो कि सरकार के द्वारा किसी क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया है, ठीक है। अब उस नगर पालिका क्षेत्र में एक से अधिक, ध्यान रखना, उस नगरपालिका क्षेत्र में एक से अधिक ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने पर किसी ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच को नगरपालिका घोषित किया जाएगा तो नियुक्त संबंध में क्या अनुसार नीति होगी। अब इसको हम समझते हैं आराम से। देखो ये क्या कह रहा है कि नवगठित नगरपालिका में पूर्ण ग्राम पंचायत एवं एक या एक से अधिक ग्राम पंचायतों में शामिल किए जाने की स्थिति में नवगठित नगरपालिका, तो पूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंच को तो क्या मानेंगे, अध्यक्ष, उप सरपंच को क्या मानेंगे, उपाध्यक्ष, और शेष वार्ड पंचों तथा जो आंशिक ग्राम पंचायत या छोटी ग्राम पंचायत है उसके सरपंचों को क्या मान लेंगे, वार्ड सदस्य। वापस बता रहा हूं, दूसरी स्थिति क्या है कि अगर एक या एक से अधिक या दो से अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगरपालिका बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत थी, पूर्ण पंचायत थी, कुछ आंशिक छोटी छोटी पंचायतें भी होती हैं, जो पूर्ण पंचायत अपनाई गई है उस पूर्ण पंचायत के सरपंच को तो अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष, और जो आंशिक पंचायतें छोटी है उनके सरपंच हो, सदस्य हो, सबको क्या माना जाएगा, उस पंचायत के उस नगरपालिका के सदस्य माना जाएगा। अब आती है स्थिति नंबर 3, नवगठित नगरपालिका में दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम। अब आप कहोगे सर वहां तो पूर्ण ग्राम पंचायत एक थी और सारी की सारी आंशिक थी, अब यहाँ क्या दे रखा है, दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायतें शामिल कर रहे हो आप लोग। 3 स्थिति बता रहा हूं मैं आपको नगरपालिका की कि अगर किसी एक ग्राम पंचायत को मिलाकर नगरपालिका बनाया जाता है तो उस ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, उसके सदस्य, वार्ड पंचों की स्थिति क्या होती है, सरपंच को उस नगरपालिका का अध्यक्ष बनाया जाता है, उप सरपंच को उस नगरपालिका का उपाध्यक्ष बना जाता है और वार्ड पंचों को उस नगरपालिका के वार्ड सदस्य बनाए जाते हैं। अगर एक नगरपालिका का गठन एक या एक से एक पूर्ण तथा दो या दो से अधिक आंशिक ग्राम पंचायतों से होता है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण ग्राम पंचायत के सरपंच को ही अध्यक्ष बना जाएगा, उपाध्यक्ष को उप सरपंच को उपाध्यक्ष बना जाएगा और आंशिक जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनके सरपंच को और किसी को क्या बनाया जाएगा, वहां पर सदस्य बना जाएगा। और अगर दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत है तो ऐसी स्थिति में कैसे नगरपालिकाओं की सदस्यों का आवंटन करोगे, तो उस स्थिति को समझो आप लोग। अगर कहीं पर दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक नगरपालिका बनाई गई है तो जिस पूर्ण ग्राम पंचायत में अधिकतम जनसंख्या है अर्थात ज्यादा जनसंख्या है उस अधिकतम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत के सरपंच को अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और बाकी सभी जो आंशिक और पूर्ण बची हुई है उन सबको क्या बना दिया जाएगा, सदस्य। ये इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। नवगठित नगरपालिका में दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत, नवगठित नगरपालिका है उसमें दो या दो से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायतें हैं, एक या एक से अधिक आंशिक और आंशिक भी है, ठीक है। शामिल किए जाने की स्थिति में नवगठित नगरपालिका क्या होगी वो समझो। पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, जिसकी जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है, उसको उसके सरपंच को तो क्या बना देंगे, अध्यक्ष। तथा नवगठित नगरपालिका में शामिल की गई पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या द्वितीय स्थान है उसके सरपंच को नवगठित नगरपालिका का मैंने उल्टा बोल दिया, दूसरी जो पूर्ण ग्राम पंचायत है उसके सरपंच को क्या बना दिया जाएगा, उपाध्यक्ष बना जाएगा और शेष ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंचों को सबको क्या बना जाएगा, वार्ड सदस्य समझा जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। धारा नंबर 3 क्या हुई है आपकी, कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि आज मैं आपको धारा नंबर 3 थी वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो बड़ा लंबा वीडियो बनाना इतना आवश्यक नहीं है। पहले आप एक बार मुझे इतना बताओ कि ये जो धारा नंबर 3 है वो आपको समझ में आई कि नहीं आई है, इतना बता दो। अगर आपको समझ में आई है तो मैं आपसे कहूँगा विश्वास रखो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। परिसीमन है नगर पालिकाओं का, परिसीमन कैसे किया जाता है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन कथन निष्कर्ष में पूछे जाएंगे कि अगर कोई एक से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पालिका बनाई गई है तो उस नगर पालिका का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो पूर्ण नगर पालिका जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है
उसके सरपंच को बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा कि जो दूसरे नंबर की जनसंख्या या दूसरी पूर्ण संख्या है, जिसकी जनसंख्या भी अधिक है, उसके सरपंच को क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसी सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।